वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर हम हमारे नए यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं विच इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इट इज डेवलपमेंट एंड इट्स स्टेजेस। सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट स्टार्ट होती है जाइगोट से। जाइगोट से लेकर जाइगोट से लेकर एक इंडिविजुअल बनने तक, और वी कैन से डेथ तक, उस इंडिविजुअल की डेथ तक हम डेवलपमेंट को मानते हैं। मतलब कि जाइगोट जाइगोट से फिर बहुत सारी स्टेजेस, पूरी लाइफ, और पूरी लाइफ के बाद जो अडल्ट की डेथ होगी वहां तक हम डेवलपमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है। और इस डेवलपमेंट को समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया है फ्रॉग की डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो आपको प्रोग्रेशन दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दिख रही है। तो इन सारे प्रोग्रेसिव चेंजेस की जो सीरीज है वो मिला के डेवलपमेंट बनेगी। मतलब कि राइट फ्रॉम दिस जाइगोट, okay, this is zygote stage, right from this zygote stage up to the death of adult, development is there। देखो, पहले तो हम एक सेक्सुअली मैच्योर अडल्ट लेते हैं एंड दिस सेक्सुअल मैच्योर अडल्ट will produce two types of gametes, female gamete known as oocyte and male gamete known as sperm। sperm and oocyte fertilize होंगे। फर्टिलाइज होने के बाद सिंगल सेल्ड जाइगोट बनेगा। अब उस जाइगोट में क्लीवेज होगा। ठीक है, क्लीवेज होगा। और क्लीवेज होने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये पहला सेल और ये रहा दूसरा सेल, ऐसे टू सेल्ड स्टेज हमें दिख रही है। और साथ ही साथ कुछ ऐसा एरिया दिख रहा है जहां पर थोड़ी सी डार्कनेस दिख रही है। तो बेसिकली दैट डार्कनेस इज नथिंग बट द जर्म प्लाज्म। और ये जर्म प्लाज्म आगे जाकर गोनैड्स को बनाएगा या जर्म सेल्स को बनाएगा। गोनैड्स के अंदर प्रेजेंट रहता है जर्म सेल्स, जर्म सेल्स को बनाएगा। ठीक है, जर्म सेल्स ये वो सेल्स हैं जो तैयार करेंगे गमिट्स को। जैसे कि स्पर्म मदर सेल्स ये जर्म सेल है, एग मदर सेल्स ये जर्म सेल है। स्पर्म मदर सेल से स्पर्म्स बनेंगे, एग मदर सेल से एग बनेगा। अब आगे जाकर जो पहली स्टेज आती है रैपिड माइटोटिक डिवीजन के बाद, वो है मोरूला। मोरूला बेसिकली इट इज a cluster of cell up to 16 cell stage, we can say that this is morula, 16 to 32 stage, जहां पर सेल्स का क्लस्टर दिख रहा है। मोरूला के बाद अब स्टेज आती है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला स्टेज में आप देख सकते हो आगे जाकर आपको एक कैविटी दिख रही है विच इज नोन एट ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील इज बेसिकली कैविटी। नाउ ब्लास्टोसिल बनने के बाद ब्लास्टुला स्टेज से अब ट्रांजिशन शुरू होता है गैस्ट्रुला स्टेज की तरफ, और उस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ के सेल मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट मतलब कि वो माइग्रेट कर रहे हैं। और माइग्रेट करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर तीन लेयर्स में सेल
अरेंज हो गए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे गैस्ट्रुलेशन। सेल मूवमेंट इनिशिएट होने के बाद कंप्लीट ब्लास्टुला 3 लेयर्स में अरेंज हो जाता है एंड द प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन के बाद नेक्स्ट फेज है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब कि अब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि हार्ट समझ लीजिए, ब्रेन समझ लीजिए, राइट। ये कंपलसरी ऑर्गन है जो बनने चाहिए। पहले हार्ट सबसे बड़े पहले बनेगा, फिर बाद में ब्रेन बनेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब कि ऑर्गन का फॉर्मेशन। अब बेसिकली इस स्टेज तक यह पूरा एम्ब्रियो एग के अंदर है, राइट। अब होता है हैचिंग, मतलब कि बर्थ होता है, और इमेच्योर लार्वल स्टेज बाहर आ जाती है। तो आप देख सकते हो ये इमेच्योर लार्वल स्टेज, जिसके पास टेल है, फिन्स है। अब इनमें आगे जाकर मेटामॉर्फोसिस होगा, मतलब कि बेसिकली पहले तो लिम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर मेटामॉर्फोसिस होगा। और मेटामॉर्फोसिस होने के बाद अब फिर से सेक्सुअली मैच्योर अडल्ट बन जाएगा। यह सेक्सुअली मैच्योर अडल्ट अपनी लाइफ जिएगा और फिर बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। तो इन सारे प्रोसेसेस को हम डेवलपमेंट कहते हैं। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस which involves series of progressive changes, that is called as development. Clear? Then let us talk about stages of development. What are the stages of development? देखो 4 स्टेजेस है डेवलपमेंट की। नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 कमिटमेंट, नंबर 3 डिफरेंशिएशन एंड नंबर 4 मॉर्फोजेनेसिस। अब इन चीजों को समझने के लिए हम कुछ इंफॉर्मेशन की हेल्प लेंगे, इलैबोरेट करेंगे इन वर्ड्स को। पहली स्टेज है ग्रोथ। ग्रोथ 2 प्रकार से समझी जा सकती है। पहले तो ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन सेल साइज, ठीक है। सेल साइज में इंक्रीज होना, दैट इज नथिंग बट ग्रोथ। सेल साइज कह लो या सेल मास कह लो। सेल साइज इंक्रीज हो सकती है 2 इवेंट से। एक है सेल डिवीजन और दूसरी है सेल इलोंगेशन। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, सपोज कि ये एक सेल है, ठीक है। इसका माइटोसिस हुआ, मतलब कि सेल डिवीजन हुई, जिससे 2 छोटे सेल्स बने, और अब इस सेल का एनलार्जमेंट हुआ और देखो ऐसे 2 बड़े सेल्स बन गए, राइट। तो देखो यहां पर हम देख रहे हैं कि सेल्स पहले डिवाइड हुए और फिर बाद में एनलार्ज हुए, और उन्होंने अपनी जो पहले की साइज है वो अटेन कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एनिमल्स के केस में ग्रोथ कैसी होती है और प्लांट के केस में कैसे ग्रोथ होती है। एनिमल्स के केस में अर्ली डेवलपमेंट में, अर्ली डेवलपमेंट मतलब कि हम जाइगोट से लेकर गैस्ट्रुला स्टेज की बात कर रहे हैं। अर्ली डेवलपमेंट में रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है। रैपिड माइटोटिक डिवीजन मतलब कि सेल्स
फास्ट तरीके से डिवाइड होता है, और ये अप टू होता है मिड ब्लास्टुला स्टेज। ये चीज याद रखना। हमने कहा है ना, ब्लास्टुला स्टेज आती है, फिर गैस्ट्रुला स्टेज आती है, फिर ब्लास्टुला में भी तीन रहती है, अर्ली ब्लास्टुला, मिड ब्लास्टुला, लेट ब्लास्टुला। और गैस्ट्रुला में भी अर्ली गैस्ट्रुला, मिड गैस्ट्रुला, लेट गैस्ट्रुला। तो ब्लास्टुला में जो मिड ब्लास्टुला स्टेज है, वहां तक रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है। रैपिड माइटोटिक डिवीजन मतलब क्या? देखो, हम कहते हैं कि सेल साइकिल के अंदर चार फेजेस आती है। एक है G1 फेज, दूसरी है S फेज, G2 फेज एंड M फेज। ये सेल साइकिल की फेजेस। लेकिन जब रैपिड माइटोटिक डिविजन्स होती है, तब गैप फेजेस नहीं रहती, इसलिए वो रैपिड रहती है। मतलब कि एक सेल से दो सेल्स बनने के लिए टाइम कम लगता है, इसलिए उसको रैपिड माइटोटिक डिविजन्स कहते हैं। एस एंड एम फेज, ऐसी दो ही फेज रहती है रैपिड माइटोटिक डिविजन्स में। गैप फेजेस आर एब्सेंट। अब सवाल यह है कि गैप फेजेस एब्सेंट क्यों रहते हैं? व्हाट इज द रीजन फॉर एब्सेंस ऑफ गैप फेजेस? अब सपोज ये सेल है, embryonic cell suppose, and this embryonic cell will now undergo mitotic division। या सपोज ये जाइगोट है, जाइगोट अब जाने वाला है माइटोटिक डिविजन्स में। तो जाइगोट के अंदर येलो कलर का योक डिपॉजिटेड रहता है। जैसे हमारा हैन का एग अगर ले लो, तो उसमें जो येलो कलर का पार्ट है उसको हम योक कहते हैं। तो इस योक में वो सारे प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं जो सेल डिवीजन के लिए इन्वॉल्व रहते हैं। ऑल प्रोटीन्स required for cell division is already deposited in the form of yolk, in the form of yolk by mother। मदर ने एग को ले किया है, और एग के अंदर प्रेजेंट है योक, और इस योक में वो सारी चीजें हैं जो सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड रहती है। स्पेसिफिकली हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो अगर G1 और G2 फेज में प्रोटीन जो भी सिंथेसाइज होने वाले हैं वो ऑलरेडी मदर की साइड से आए हैं, तो फिर अर्ली डेवलपमेंट में गैप 1 और गैप 2 फेजेस चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन फेजेस में बनने वाले जितने भी प्रोटीन है वो मदर की साइड से ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ऐसे केस में अर्ली डेवलपमेंट में गैप 1 और गैप 2 फेजेस को निग्लेक्ट किया जाता है, स्किप किया जाता है, और डायरेक्टली एस फेज एंड एम फेज लगती है। आई बात समझ में? Then let us talk about this statement that as the cell divides, nucleocytoplasmic ratio increases। Suppose ये जाइगोट है, ठीक है, और इस जाइगोट का ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की साइज पर थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, सपोज
यह अब डिवाइड होता है। अगर ये डिवाइड होता है तो दो इक्वल साइज के सेल्स बनाएगा, राइट। ये रहे दो इक्वल साइज के सेल्स। न्यूक्लियस की साइज पर थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। देखो अब और सेल डिवीजन होगी, 4 सेल्स बनेंगे। न्यूक्लियस की साइज तो उतनी ही रहेगी, न्यूक्लियस की साइज तो कम नहीं हो रही, सिर्फ सेल के अंदर का कंटेंट डिवाइड होके कम हो रहा है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो मतलब कि न्यूक्लियस ये अगर बढ़ा तो रेशो बढ़ेगा, और साइटोप्लाज्म अगर डिक्रीज हुआ तो रेशो बढ़ेगा। साइटोप्लाज्म डिनोमिनेटर में, तो साइटोप्लाज्म जितना डिक्रीज होगा रेशो उतना बढ़ेगा, और न्यूक्लियस न्यूमरेटर में, तो ये जितना ज्यादा बढ़ेगा रेशो उतना बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस की साइज तो चेंज नहीं हो रही, न्यूक्लियस की साइज सेम है, जो डिक्रीज हो रहा है वो है साइटोप्लाज्म, जो डिक्रीज हो रहा है वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो इंक्रीज होने के पीछे जो रीजन है वो है साइटोकाइनेसिस, मतलब कि साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, ठीक है। तो एक बात याद रखना, देयर इज इक्वल कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस साइज रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो फिर न्यूक्लियस की साइज कम नहीं होगी, लेकिन एज सेल डिवाइड्स सेल साइटोप्लाज्म becomes हाफ। हालांकि therefore we can say that there is also equal cytokinesis, ठीक है, साइटोकाइनेसिस भी इक्वल हो रहा है। तो ये सारी चीजें होती है कब तक, अप टू मिड ब्लास्टुला स्टेज। रैपिड माइटोटिक डिवीजन चलती है अप टू मिड ब्लास्टुला स्टेज। अब मिड ब्लास्टुला स्टेज के बाद आती है लेट ब्लास्टुला स्टेज। मिड ब्लास्टुला स्टेज तक मदर की साइड से योग के फॉर्म में जितने भी सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन थे वो यूटिलाइज हो चुके हैं। अब सेल्स के लिए योग का शॉर्टेज हो गया, तो ऐसे केस में जितने भी अब एम्ब्रियोनिक सेल्स प्रोड्यूस हो चुके होंगे ब्लास्टुला मिड ब्लास्टुला स्टेज में, जितने भी सेल्स होंगे वो अब योग के शॉर्टेज की वजह से गैप फेज को फिर से एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। गैप फेज को फिर से एक्टिवेट कर देंगे, और अगर गैप फेज एक्टिवेट हो गई तो फिर अब सेल साइकिल का टाइम नॉर्मल हो जाएगा। पहले सेल साइकिल सपोज 12 आवर्स में होती थी, अब 24 आवर्स में होगी, क्योंकि गैप फेजेस अराइज हो चुके हैं, ठीक है। गैप फेजेस अराइज हो चुकी है। आई बात समझ में? ना
ये तो बात हो गई एनिमल्स के बारे में। अब प्लांट के केस में ग्रोथ कैसे होती है? देखो, प्लांट के केस में ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सेल के डिवाइड होने के बाद सेल का इलोंगेशन होता है। सेल डिवीजन इज फॉलोड बाय सेल इलोंगेशन। मतलब कि सेल डिवाइड हो गया तो सेल इलोंगेट होगा। तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि पहले से ही सेल साइकिल का ड्यूरेशन नॉर्मल रहेगा। सेल साइकिल ड्यूरेशन नॉर्मल रहेगा। G1, S, G2 एंड M, ऐसे 4 फेजेस रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जाइगोटिक जीन्स पहले ही सेल से एक्सप्रेस होंगे। एनिमल्स के केस में जाइगोटिक जीन मिड ब्लास्टुला स्टेज के बाद एक्सप्रेस हुए थे, लेकिन प्लांट्स के केस में जाइगोटिक जीन्स पहले से ही एक्सप्रेस होंगे। एक्सप्रेशन ऑफ zygotic genes from first cell। यहां पर कोई भी योक का डिपोजिशन नहीं होता प्लांट के केस में, राइट? देयर इज नो योक डिपोजिशन। तो ये थी ग्रोथ। अब हम बात करते हैं कमिटमेंट के बारे में। कमिटमेंट में सेल फेट डिसाइड होता है। मतलब कि सेल कौन सी लेयर को बिलोंग करेगा, वेदर इट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उसका लीनिएज फिक्स होगा। मतलब कि सपोज मेसोडर्म वो सेल बन गया तो फिर वो आगे जाकर मसल्स बनाने वाला है, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लीनिएज का फिक्सिंग। दैट इज कॉल्ड एज कमिटमेंट। हालांकि इन सारी चीजों को और हम डिटेल देखने की कोशिश करेंगे बाद में। लीनिएज का फिक्सिंग। फिर बाद में आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जब किसी सेल का होता है तो उस सेल के अंदर डिफरेंट जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन देखो क्या, जैसे कि ये स्टेम सेल्स देखो, ये स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड हैं। यहाँ की स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड है। और ये स्टेम सेल्स अब लीवर सेल्स भी बन सकती है, इंटेस्टिनल सेल्स भी बन सकती है, कार्डियक भी बन सकती है, आरबीसी भी बन सकती है, नर्व सेल भी बन सकती है, मसल सेल भी बन सकती है। तो देखो यहाँ पर स्टेम सेल्स का शेप देख लो, एकदम नॉर्मल सेल की तरह दिख रहे हैं वो। और डिफरेंशिएशन होने के बाद देखो वो कैसे होते हैं। लीवर सेल का शेप देखो, इंटेस्टिनल सेल का शेप देखो, कार्डियक सेल्स कैसे देखो, आरबीसी कैसे देखो, नर्व सेल्स कैसे देखो, मसल सेल्स कैसे देखो, ये सब अलग अलग दिख रहे हैं। तो अकेला स्टेम सेल अगर इतने प्रकार के सेल बन सकता है, मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेशल जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए। उसी को हम डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है? तो अप टू कमिटमेंट कोई भी मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल डिफरेंस नहीं रहता है सेल्स में। लेकिन जब वह सेल डिफरेंशिएशन के अंदर जाता है, मतलब कि उसमें डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होता है, तो फिर अलग अलग स्पेशलाइजेशन उसमें ऑब्जर्व होंगे। अप टू कमिटमेंट
नो मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल differences is seen in cell, but after differential gene expression, various specialization can be observed. ठीक है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन को ऑब्जर्व किया जा सकता है आफ्टर डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। अब डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होने के बाद सेल्स डिफरेंशिएट हो गए, मतलब कि अच्छे से वो रिकॉग्नाइज हो सकते हैं। और अब फोर्थ स्टेज आती है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस दैट मीन्स क्रिएशन ऑफ अ फॉर्म। एक फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं हम, मतलब कि सपोज हमारा लीवर सेल है, तो लीवर सेल बराबर से अरेंज होके लीवर जैसा शेप बना देंगे, उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स अपने आप बना देंगे अच्छे से, 3D ऑर्गेनाइज होंगे, वो तीनों डायमेंशन में ऑर्गेनाइजेशन होगा। राइट, सेल्स का 3D ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इससे क्या होगा, मल्टीसेलुलर बॉडी का शेपिंग हो जाएगा। देयर विल बी शेपिंग ऑफ मल्टी सेल्यूलर बॉडी एंड ऑर्गन्स। तो इस शेपिंग के पीछे जो रीजन है वो है पैटर्न फॉर्मेशन, मतलब कि एक पैटर्न बनता है जिसके अकॉर्डिंग मल्टीसेलुलर बॉडी शेप लेती है। राइट, पैटर्न फॉर्मेशन मतलब कि सेल अटेन्स स्पेसिफिक लोकेशन, सेल स्पेसिफिक लोकेशन लेता है। ठीक है, देन अब कमिटमेंट को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम, क्योंकि कमिटमेंट के टाइप्स भी आते हैं। सपोज ये सेल ए है और ये सेल बी है। सेल ए बी में कन्वर्ट हो सकता है, सेल बी ए में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कि दोनों का जो फेट है वो अभी डिसाइडेड नहीं है। ए का कन्वर्शन बी में भी हो सकता है और बी का कन्वर्शन ए में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों कुछ टाइम तक जब ग्रो करेंगे तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर ये सेल अपने अपने लीनिएज में चले जाएंगे। ठीक है, अपने अपने लीनिएज को ये अटेन कर लेंगे। सेल ए लीनिएज ए की तरफ चला गया और सेल बी लीनिएज बी की तरफ चला गया। लीनिएज ए मतलब कि सपोज एक्टोडम और लीनिएज बी मतलब कि सपोज मीजोडम। तो लीनिएज ए कन्वर्ट होता है लीनिएज बी में, सॉरी मीजोडम, लीनिएज बी मीजोडम हो गया। तो अब देखो बात ऐसी रहती है कि लीनिएज ए लीनिएज बी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लीनिएज बी लीनिएज ए में कन्वर्ट नहीं हो सकता।
मतलब कि जो पोटेंसी है वह रेस्ट्रिक्ट हो गई इस पॉइंट से। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत ही खास एग्जाम्पल लेता हूं। देखो, सपोज तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक तुम्हारा कोई भी फेट नहीं रहता, राइट? अनडिफरेंशिएटेड रहते हो तुम। दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो 10th स्टैंडर्ड तक तुम्हारा कोई फेट नहीं रहता। और अब 10th स्टैंडर्ड के बाद सपोज 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते हो, तुमने फिशरीज ले लिया। तो फिशरीज लेने के बाद तुम नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड में चले गए, और एक्टोडम मतलब कि नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड। और तुमने मैथ्स अगर लिया होता तो तुम मैथमेटिकल बैकग्राउंड में चले जाते, मतलब कि आगे जाकर इंजीनियर वगैरह बन सकते थे। तो देखो, लीनिएज ए मतलब कि अब आगे जाकर एमबीबीएस, और लीनिएज ए मतलब एमबीबीएस, और लीनिएज बी मतलब कि इंजीनियरिंग। जैसे ही 11th स्टैंडर्ड में आपने फिशरीज लिया, अब आप 11th स्टैंडर्ड में फिशरीज लेने के बाद इंजीनियर नहीं बन सकते। मतलब कि 10th स्टैंडर्ड के बाद पोटेंसी जो है वह रेस्ट्रिक्ट हो गई, और पोटेंसी रेस्ट्रिक्ट होने के बाद अब सेल फेट चेंज नहीं हो सकता। सेल फेट कैनॉट चेंज। ठीक है, तो यही बात है कमिटमेंट। इसको ही कमिटमेंट कहते हैं। मतलब कि एक बार अगर फिशरीज को एडमिशन ले ली, तो फिर आगे जाकर नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड में ही करियर बनेगा। और एक बार अगर मैथ्स ले लिया, जनरल साइंस ले लिया 11th 12th में, तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं कमिटमेंट। अब कमिटमेंट के दो स्टेजेस हैं। देयर आर टू स्टेजेस ऑफ कमिटमेंट। These two stages are number one, specification, and two, determination. स्पेसिफिकेशन ये एक अर्ली स्टेज है जिसमें सेल का फेट चेंज हो सकता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल 11th स्टैंडर्ड में आपने फिशरीज ले लिया, ठीक है, लेकिन इवन 11th स्टैंडर्ड में फिशरीज लेने के बाद भी आप फिर से जनरल साइंस में जा सकते हो। मतलब कि 12th स्टैंडर्ड की आपकी जो बोर्ड की एग्जाम होगी उसमें आपको मैथमेटिक्स पेपर देना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकेशन मतलब कि 11th स्टैंडर्ड, जिसमें आप अपना सेल्फ फेट रिवर्स कर सकते हो। लेकिन फिर बात आती है 12th स्टैंडर्ड की, डिटर्मिनेशन, जिसमें आपने एक बार फॉर्म में भर दिया कि मैं मैथमेटिक्स का पेपर देने वाला हूं, मुझे मैथमेटिक्स चाहिए, तो फिर आप फिर से फिशरीज नहीं ले सकते। ये एक फाइनल स्टेज हो जाएगी। और फाइनल स्टेज कंप्लीट हो गई तो इसका रिजल्ट ये होगा कि सेल अब फुली कमिटेड हो चुका है, वह अपना फेट चेंज नहीं कर सकता। आई बात समझ में? देन now let us talk about the first stage which is specification. देखो, स्पेसिफिकेशन ये एक रिवर्सिबल स्टेज है।
रिवर्सिबल स्टेज मतलब कि यहां पर सेल फेट चेंज हो सकता है अगर आप सेल की पोजीशन चेंज करो। सेल फेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स पोजीशन। देखो इसका बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज पप्पू नाम का एक लड़का है और पप्पू ऐसे बच्चों में बैठ रहा है अभी जो एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर पप्पू को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले बच्चों में रखा जाए तो पता चलता है कि आगे जाकर पप्पू इंजीनियर बन गया। मतलब कि सेल के सराउंडिंग का पोजीशन या उसके सराउंडिंग के सेल्स अगर हमने चेंज कर दिए, या सपोज सेल को एक जगह से दूसरे पोजीशन पर हमने शिफ्ट कर दिया, तो उस दूसरे पोजीशन में जो फेट है, मतलब कि सपोज ये एक ऐसा एरिया है जहां पर ऐसे सेल्स है जो लीवर के सेल्स बनने वाले हैं, और इस सेल को हमने उस एरिया में रख दिया जहां पर किडनी के सेल्स बनने वाले हैं, तो ये सेल जो है वो लीवर का नहीं, वो किडनी का सेल बन गया। मतलब कि सेल की पोजीशन हमने चेंज की तो उसका फेट भी चेंज हो गया। दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिकेशन। सपोज दिस इज अ सेल, इस सेल को हमने न्यूट्रल मीडिया में रखा। न्यूट्रल मीडिया इन द सेंस कि इसमें कोई भी सिग्नल नहीं है, राइट, इट हैज नो सिग्नल। मतलब कि ऐसा कोई सिग्नल नहीं है जो इस सेल को कहेगा कि भैया एक्टोडर्म का सेल बन जाओ या मेसोडर्म का बन जाओ या एंडोडर्म का बन जाओ। ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं। तो पता चलेगा कि यह सेल अनडिफरेंशिएटेड रहेगा। मतलब कि इसका कोई भी फेट डिसाइड नहीं होगा, कोई भी फेट डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि इसको न्यूट्रल मीडिया में रखा गया है और उसके पास कोई भी सिग्नल नहीं है, कोई भी सराउंडिंग के सेल्स नहीं है जो उसको बताएंगे कि तुम्हें क्या बनना है। तो फिर ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये सेल डिटरमाइंड तो नहीं ही है और स्पेसिफाइड भी नहीं है, क्योंकि पहले तो स्पेसिफिकेशन होगा फिर बाद में डिटर्मिनेशन होगा। लेकिन ये सेल ऐसे मीडिया में रखा गया है जहां पर कोई भी सिग्नल नहीं है, जिसकी वजह से इसका कोई फेट डिसाइड ही नहीं होगा, ये स्पेसिफाइड भी नहीं होगा, ये डिटरमाइंड भी नहीं होगा, ये डिफरेंशिएटेड रह जाएगा। अब दूसरी कंडीशन जिसमें हमने एक सेल लिया और इस सेल को हमने रखा है पेट्री प्लेट में, और वी कैन से न्यूट्रल अगेन दूसरे मीडिया में, और ये न्यूट्रल मीडिया में रखने के बाद यह सेल सपोज एक्टोडर्म बन गया। ठीक है, सेल एक्टोडर्म बन गया। तो देखो अभी सेल को न्यूट्रल मीडिया में रखने के बाद सेल एक्टोडर्म बन गया, मतलब कि उसका फेट डिसाइड हो चुका होगा या वो अपने फेट की तरफ जा रहा होगा। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि सिंस उसके सराउंडिंग में कोई दूसरे सेल्स नहीं है और वह एक्टोडर्म का फेट ले रहा है, मतलब कि डेफिनेटली सेल स्पेसिफाइड है एक्टोडर्म के लिए। लेकिन क्या ये सेल कमिटेड है, ये पता करने के लिए इस सेल को अब हमको दूसरे एरिया में रखना पड़ेगा, मतलब कि मिजोडम सेल्स के बीच में रखना पड़ेगा। फिर पता चलेगा कि क्या उसने डिटर्मिनेशन भी कर लिया है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन कर लिया है। ये कब समझेगा, जब वह सेल अकेला रहने के बाद एक्टोडम बन गया। अगर उसको मिजोडम वाले सेल्स के साथ रखा और वह अब मिजोडम का सेल बन गया, मतलब कि वो सिर्फ स्पेसिफाइड था, डिटरमाइंड नहीं था। पप्पू को एमबीबीएस करना है, उसने ऐसा सोचा, उसने प्रिपरेशन शुरू की,
लेकिन वो अब इंजीनियरिंग वाले बच्चों में रखा रखा गया, उसको रखा, और फिर पता चला कि अब वो इंजीनियर बनने वाला है। ठीक है, फिर उसकी प्रिपरेशन शुरू थी इंजीनियरिंग की, उसको फिर से उठा के हमने एमबीबीएस के बच्चों के बीच में रखा, तो पता चला कि अब वो एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहा है। मतलब कि वो स्पेसिफाइड है लेकिन डिटरमाइंड नहीं है। उसका ऐसा बोलना है कि हाँ मैं ये करूंगा, लेकिन उसके अंदर से वो आग नहीं है कि नहीं मुझे यही करना है। मतलब कि वो कमिटेड नहीं है। और कमिटमेंट कब होगी? जब स्पेसिफिकेशन के बाद डिटर्मिनेशन भी हो जाएगा। तो ये सेल जो कि अब हमें स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड दिख रहा है, ये फुली कमिटेड है। ये तब पता चलेगा जब इस सेल को हम दूसरे सेल्स के बीच में रखेंगे। अगर दूसरे सेल्स के बीच में रखने के बाद उसने अपना फेट चेंज कर दिया, मतलब कि वो सिर्फ स्पेसिफाइड था, लेकिन दूसरे सेल्स में रखने के बाद अगर उसने अपना फेट एक्टोडर्म ही रखा, मतलब कि वो डिटरमाइंड भी है, देयरफॉर कमिटेड है। आई बात समझ में? ठीक है, बताओ। देन लेट अस टॉक अबाउट डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ये एक इरिवर्सिबल स्टेज है। डिटर्मिनेशन इज एन इरिवर्सिबल स्टेज जिसमें सेल फेट को चेंज नहीं किया जा सकता। सेल फेट कैन नॉट बी चेंज्ड। सपोज ये सेल है और इस सेल को हमने दो कंडीशन में रखना है। एक है न्यूट्रल मीडिया में, दूसरा है नॉन न्यूट्रल मीडिया में। राइट, दिस इज नॉन न्यूट्रल मीडिया। मतलब कि नॉन न्यूट्रल मीडिया में सपोज सिग्नल है मिजोडर्म बनने के लिए, कि नॉन न्यूट्रल मीडिया में सेल को रखने के बाद सेल को सिग्नल मिलेगा कि भैया तुम मिजोडर्म का फेट ले लो। अब सपोज हमारे सेल को हमने न्यूट्रल मीडिया में रखा और पता चला कि उसने एक्टोडर्म का फेट लिया, तो उसके ऊपर से हम तो ये कह सकते हैं कि सेल यह स्पेसिफाइड है फॉर एक्टोडर्म। सेल इज स्पेसिफाइड फॉर एक्टोडर्म। अब इस सेल को हमने नॉन न्यूट्रल मीडिया में रखा और पता चला कि ये एक्टोडर्म ही बना। देखो अब इसको कंपेयर करो। पप्पू को एमबीबीएस वाले बच्चों में रखा तो पता चला वो एमबीबीएस बन गया, डॉक्टर बन गया। और पप्पू को इंजीनियरिंग वाले में बच्चों में रखा गया तो फिर भी पप्पू डॉक्टर ही बना, इंजीनियर नहीं बना। मतलब कि पप्पू फुली कमिटेड था कि उसको डॉक्टर ही बनना है। राइट। तो अब हम कहेंगे कि सेल ये डिटरमाइंड है, मतलब कि कमिटेड है। क्योंकि अगर डिटर्मिनेशन हो गया है, ठीक है,
डिटर्मिनेशन अगर हो गया है तो डेफिनेटली सेल कमिटेड हो चुका है, कमिट हो चुका है कि उसको एक्टोडर्म का ही फेट लेना है, भले ही आप मेसोडर्म कंटेनिंग मीडियम में उसको रख दो। तो सपोज अब वह एक्टोडर्म की जगह मेसोडर्म का सेल्स बन जाता, तो फिर तुम क्या कहते? सेल को नॉन न्यूट्रल मीडिया में रखने के बाद सपोज अब वह मेसोडर्म का सेल बन गया, तो तुम क्या कहते? कि सेल स्पेसिफाइड था लेकिन डिटरमाइंड नहीं था। वो डिटरमाइंड नहीं था, इसलिए उसको नॉन न्यूट्रल मीडिया में रखने के बाद उसने अपना फेट चेंज किया। राइट? क्लियर? बताओ, क्लियर हो गया ये? Then now let us talk about types of specification. There are three types of specification. Number one, autonomous specification. Number two, conditional specification, and essential specification. ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन ऑब्जर्व किया जाता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल एनालिड्स एंड ट्यूनिकेट्स। और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन ऑब्जर्व किया जाता है फॉर एग्जांपल वर्टिब्रेट्स के अंदर और सम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। और सिंशियल स्पेसिफिकेशन ऑब्जर्व किया जाता है इंसेक्ट्स के अंदर। ये स्पेशल टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन है जो सिर्फ इंसेक्ट के अंदर ही ऑब्जर्व किया जाएगा। इंसेक्ट मतलब कि फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला, क्योंकि जब इंसेक्ट की स्टडी हम करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में तो हम ड्रोसोफिला ही लेते हैं। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो अब हम पहले बात करते हैं ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन इन ट्यूनिकेट्स के बारे में। देखो, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन ऑटोनॉमस इसलिए है क्योंकि सेल फेट डिसाइड करने वाला जो सिग्नल है वो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। ओके, सिग्नल फॉर फेट is present within the cell. Within the cell present रहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स कह लो या मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स कह लो, एक ही चीज है। ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स कुछ एमआरएनए रह सकते हैं या एमआरएनए से बने हुए प्रोटीन भी रह सकते हैं। ठीक है, कुछ एमआरएनए रह सकते हैं या एमआरएनए से डिराइव्ड प्रोटीन भी रह सकते हैं। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि ये एमआरएनए डिराइव्ड प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं। राइट, एमआरएनए डिराइव्ड प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं। एंड दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दे डायरेक्टली
गोज इनसाइड द न्यूक्लियस और स्पेसिफिक जीन का एक्सप्रेशन करवाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दे एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेशल जीन्स। स्पेशल जीन्स का वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, देखो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में अगर स्पेसिफिकेशन हो गया तो डिटर्मिनेशन भी जल्दी हो जाएगा। मतलब कि अगर किसी सेल में ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन हो रहा है तो उसमें डिटर्मिनेशन भी जल्दी हो जाएगा, मतलब कि वो जल्दी कमिट हो जाएगा। Here we can say that both specification and determination at early stage, सेल अर्ली स्टेज पर स्पेसिफाइड भी हो जाएगा, ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड भी हो जाएगा और डिटरमाइंड भी हो जाएगा। तो देयर इज लिटिल गैप बिटवीन स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। जो सेल ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड रहता है वह जल्दी ही डिटरमाइंड हो जाता है और दोनों स्टेज कंप्लीट करके फुली कमिटेड हो जाता है। अब देखो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में सेल को जो बनना है सेल वही बनेगा, क्योंकि वो अर्ली स्टेज पर ही कमिट हो चुका है, तो उसको जो बनना है वो वही बनेगा। अब यहां पर सेल की पोटेंसी क्या रहेगी? तो सेल की पोटेंसी मतलब कि वो कैसे बिहेव करेगा। तो देखो इसको जो बनना है वो आगे जाकर वही बनने वाला है। मतलब कि पप्पू को एमबीबीएस बनना था, उसकी आवाज अंदर से थी कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो वो फुली कमिटेड था, तो उसको बनना था डॉक्टर, वो बन गया डॉक्टर। उसको बनना था डॉक्टर मतलब कि प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी, वो बन गया है अब डॉक्टर, दैट इज प्रोस्पेक्टिव फेट। ये मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव फेट, मतलब कि जो बनना चाह रहा है आगे जाकर वही बनेगा। तो तो फिर बताओ सेल की पोजीशन चेंज करके आप उसका फेट चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। सेल फेट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय चेंजिंग सेल पोजीशन। सेल की पोजीशन चेंज करके आप सेल फेट चेंज नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे केस में सपोज एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और कोई एरिया लॉस हो गया एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, सपोज एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ये सपोज एम्ब्रियो है, और ये सारे सेल्स ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड है सपोज, और सपोज यहां से कुछ एरिया लॉस हो गया। ठीक है, सो देर इज वी कैन से लॉस ऑफ आई फॉर्मिंग सेल्स। सपोज आई फॉर्मिंग सेल लॉस्ट हो गए गलती से, तो पता चलेगा कि जो लार्वा बना है इट इज नॉट हैविंग आई। सिंस सेल पहले ही कमिट हो जाते हैं, जहां पर डैमेज हुआ है उसको कवर नहीं किया जा सकता। नो लॉस कंपेंसेशन, लॉस कंपेंसेशन नहीं होता। तो लॉस कंपेंसेशन नहीं होता,
इसलिए हम कहेंगे कि ऐसी डेवलपमेंट को हम मोजाइक डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, ऐसी डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे? मोजाइक डेवलपमेंट। तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में मोजाइक डेवलपमेंट होती है, याद रख। ठीक है, चलो ये कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है डायग्राम। चलो कोई बात। अब देखो, अब हम देखते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के बारे में। ड्रिश एक्सपेरिमेंट। पहले तो ये समझ लो, इसको हेडिंग देना कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में याद रखना, जो सिग्नल है इट इज फ्रॉम आउटसाइड द सेल। ठीक है, सिग्नल आउटसाइड द सेल रहता है। एक सेल कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करेगा जो दूसरे सेल रिसीव करेगा, क्योंकि इस दूसरे सेल पर प्रेजेंट रहते हैं उस फैक्टर के लिए रिसेप्टर्स, और इन रिसेप्टर्स के ऊपर फैक्टर की बाइंडिंग होने के बाद अब इस सेल का सेल फेट डिसाइड होगा। ठीक है, तो सराउंडिंग सेल डिसाइड करते हैं कि सेल का फेट क्या होगा। यहां पर ऑब्वियसली सेल सेल इंटरेक्शन इन्वॉल्व रहेगी। And that cell-cell interaction may be a paracrine signaling, through paracrine signaling, or through juxtacrine signaling. ठीक है, थ्रू पैराक्राइन सिग्नलिंग और जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। अगर सेल पोटेंसी की बात करें तो सेल पोटेंसी के केस में हम कहेंगे कि प्रोस्पेक्टिव फेट यह प्रोस्पेक्टिव फेट से ज्यादा रहेगा, सॉरी प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी विल बी मोर देन प्रोस्पेक्टिव फेट। और यहां पर जो डेवलपमेंट का टाइप होगा दैट विल बी रेगुलेटिव डेवलपमेंट। क्योंकि यहां पर लॉस का कंपेंसेशन होगा। अब देखो, इस बात को समझो कि सराउंडिंग के सेल्स ये लॉस को कंपेंसेट कर रहे हैं। मतलब कि सपोज ये एक एरिया है, वी कैन से सपोज ये एम्ब्रियो है। ठीक है, और इस एम्ब्रियो से सपोज कोई एरिया लॉस हो गया, सपोज आई फॉर्मिंग सेल्स ही लॉस हो गए। तो आगे जो एम्ब्रियो बनने वाला है, दैट लार्वा बनने वाला है, दैट लार्वा will have his eye। आई फॉर्मिंग सेल लॉस हो गए, लेकिन फिर भी पता चला कि लार्वा के अंदर आई सेल्स प्रेजेंट है। मतलब कि जहां से आई सेल रिमूव हुए हैं उसके सराउंडिंग के सेल्स ने आपस में डिसाइड करके उस लॉस को कंपेंसेट कर लिया। कुछ सेल्स आई के सेल्स बन गए। ऐसा ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में नहीं हो रहा था। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में अगर कोई सेल्स लॉस हो जाए तो वो ऑर्गन नहीं बनेगा, लेकिन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में
जहां पर सराउंडिंग सेल सेल फेट डिसाइड करती हैं थ्रू पैराक्राइन और जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, वहां पर लॉस का कंपेंसेशन होगा। ठीक है, देखो ड्रिश नाम के साइंटिस्ट ने, अब आप हेडिंग दे सकते हो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के बाद, ड्रिश एक्सपेरिमेंट फॉर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो देखो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें सी अर्चिन का एम्ब्रियो लिया गया था 4 सेल स्टेज, और इस सी अर्चिन के एम्ब्रियो को नॉर्मल डेवलपमेंट में रखा गया। तो जब नॉर्मल डेवलपमेंट रखा गया, मतलब कि ये वाली प्रोसेस, तो नॉर्मल डेवलपमेंट होने के बाद पता चला कि नॉर्मल प्लूटियस लार्वा बना। ठीक है, फिर क्या किया, फर्टिलाइजेशन एनवलप, मतलब कि ये जो आपको बाहर का दिख रहा है ना, ये फर्टिलाइजेशन एनवलप है। इस फर्टिलाइजेशन एनवलप को निकाल दिया और चारों सेल्स को सेपरेट कर दिया। चारों सेल्स को सेपरेट करने के बाद पता चला कि अगेन नॉर्मल प्लूटियस लार्वा बने, लेकिन थोड़े से लेस साइज के बने, लेकिन प्लूटियस लार्वा बने। तो इसके ऊपर से हमें ये पता चल रहा है कि इन चारों सेल्स में इक्वल पोटेंशियल है, और ये चारों सेल्स कंडीशनल स्पेसिफिकेशन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से लॉस का कंपेंसेशन हो गया। इस सेल ने इन तीनों सेल्स की वजह से जो भी कंट्रीब्यूशन था उसको कंपेंसेट कर लिया। इस सेल ने इन तीनों की वजह से जो भी लॉस था उसको कंपेंसेट कर लिया। तो ऐसे करते करते एक सेल ने अदर 3 सेल्स की जो भी कमी थी वो पूरी कर ली और नॉर्मल ब्लूटियस लार्वा बनाया। दैट इज कॉल्ड एज ड्रिश एक्सपेरिमेंट। क्लियर? Then let us talk about the third type of specification, which is syncytial specification. देखो ये तो इंसेक्ट में दिखाई पड़ता है, और सिंशियल स्पेसिफिकेशन में एक नंबर ऑफ न्यूक्लियसेस रहेंगे विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप देख सकते हो ये एग है, ठीक है, ये ड्रोसोफिला का एग है, और आप देख सकते हो कि यहां पर करीबन 6 से 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दीज आर ऑल न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब नंबर बढ़ चुका है। अब इन न्यूक्लियस में से कुछ न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है, कुछ न्यूक्लियस पेरीफेरी में अरेंज हो गए, और कुछ स्पेशल न्यूक्लियस हैं जो पोस्टीरियर मोस्ट एंड पर जाके बैठ गए, और इनको कहेंगे हम पोल सेल्स, क्योंकि आगे जाकर ये जर्म सेल्स बनाने वाले हैं। पोल सेल्स आगे जाकर जर्म सेल्स बनाते हैं। ठीक है, और फिर बाद में आप देख सकते हो कि इन हर एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अपनी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ चुकी है या सेल मेम्ब्रेन आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो सेल की मेम्ब्रेन आ चुकी है सराउंड हर एक न्यूक्लियस के अंदर, या न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सेल मेम्ब्रेन आ चुकी है। तो जब तक सेल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस नहीं होती तब तक हम उसको सिंशियल ब्लास्टोडर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंशियल ब्लास्टोडर्म। और अगर न्यूक्लियस के सराउंडिंग अब सेल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस हो गई तो फिर हम उसको सेलुलर ब्लास्टोडर्म कहेंगे। तो सिंशियल स्पेसिफिकेशन में होता क्या है कि न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, कुछ न्यूक्लियस बीच में रह जाते हैं, कुछ न्यूक्लियस पेरीफेरी में चले जाते हैं, और फिर बाद में वो जो पेरीफेरी की तरफ न्यूक्लियस चले गए हैं उनमें सेल वॉल का सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, जिससे अब ब्लास्टो सिंशियल ब्लास्टोडर्म का कन्वर्शन सेलुलर ब्लास्टोडर्म में हो जाए। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि वहां पर अर्ली सेल डिवीजन में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है।
मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। और इन सेल्स के अंदर मॉर्फोजन का ग्रेडियंट रहता है। मतलब कि हम कह रहे हैं कि एग के अंदर मॉर्फोजन का ग्रेडियंट रहेगा, जिससे कि हर एक न्यूक्लियस अलग अलग मॉर्फोजन का ग्रेडियंट, अलग अलग मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन रिसीव करेगा। So there is formation of morphogen gradient within cell। देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि सपोज ये ड्रोसोफिला का सेल है, सॉरी एग है, ठीक है। तो ड्रोसोफिला के एग में कुछ चीजें एंटीरियर साइड में ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे आप पोस्टीरियर साइड में जाओगे उन चीजों का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है। कुछ चीजें एंटीरियर साइड में ज्यादा रहेगी, उनका कॉन्सेंट्रेशन सॉरी पोस्टीरियर साइड में ज्यादा होगा। और जो चीजें पोस्टीरियर साइड में ज्यादा है, वो जैसे जैसे आप एंटीरियर साइड में जाओगे आपको उनका कॉन्सेंट्रेशन कम दिखेगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज ये रेड कलर में हमने एक मॉर्फोजन दिखाया है जिसका नाम है बाइकॉइड। तो बाइकॉइड का मॉर्फोजन ग्रेडियंट ये कुछ ऐसा शो करेंगे हम, एंटीरियर साइड में सबसे ज्यादा, पोस्टीरियर साइड में सबसे कम। और सपोज ये नैनोज नाम का प्रोटीन है, उसका ग्रेडियंट है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वह पोस्टीरियर साइड में सबसे ज्यादा होगा और एंटीरियर साइड में सबसे कम। मतलब कि ग्रेडियंट पोस्टीरियर टू एंटीरियर है, यहाँ पर ग्रेडियंट एंटीरियर टू पोस्टीरियर है। और अब यहां पर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ये सब न्यूक्लियस। तो आप समझ सकते हो कि हर एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अलग अलग लेवल का कॉन्सेंट्रेशन है बाइकॉइड नैनोस का। हर एक न्यूक्लियस नैनोस और बाइकॉइड का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन रिसीव कर रहा है, जिसकी वजह से हर एक न्यूक्लियस में अलग अलग जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। और इसी तरीके से हम कहेंगे कि सिंशियल स्पेसिफिकेशन होने वाला है, जिसमें आगे जाकर ये जो सिंशियल ब्लास्टोडर्म है, आगे जाकर सेलुलर ब्लास्टोडर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज सिंशियल स्पेसिफिकेशन। तो डेवलपमेंट और इस स्टेजेस के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन थी।